जो लोग जा सकते हैं हॉस्पिटल में, हम देखते हैं दूर दराज के इलाकों से हॉस्पिटल में लोग आ रहे होते हैं, म्यू हॉस्पिटल में, सर्विसेज हॉस्पिटल में, यहाँ पर फिर रश क्यों है? क्यों अब लोग अपने इलाके के बीएचयू छोड़ के इधर आ रहे हैं? नहीं, लोग ऐसी बात नहीं है। हमारे बीएचयूज की भी अटेंडेंस पेशेंट्स की ड्रास्टिकली बढ़ी है। इसी तरह हमारे आरएससी, टीएचक्यू, डीएचक्यू की बढ़ी है और बहुत ज्यादा बढ़ी है। लेकिन इशू ये है कि अभी तक हमारे यहाँ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी के दरमियान एक रेफरल सिस्टम उस तरह से डेवलप नहीं हुआ, जिस पर आगे हमें काम करने की जरूरत है कि मरीज पहले अपनी घर की करीब फैसिलिटी में आए और वहां से प्रॉपरली आगे रेफर किया जाए। तो एक कॉलर है, पहले हम उन्हें शामिल कर लें, फिर हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बताइएगा क्या पूछना चाहेंगे? जी, मैं डॉक्टर साहब से ये पता करना चाहूंगी कि हेपेटाइटिस के सिलसिले में जो टेस्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। हेपेटाइटिस सी के हवाले से मैं बात कर रही हूँ। उसके लिए पेशेंट को क्या आप फैसिलिटी दे रहे हैं? जो टेस्ट है लास्ट वाला जिसमें कंफर्म करना होता है क्या या पेशेंट के अंदर से डिजीज खत्म हो गई है या नहीं हुई है, वो बहुत कॉस्टली है। तो उसके लिए आप क्या रिलीफ दे रहे हैं हेपेटाइटिस पेशेंट को? और ये टेस्ट ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा था कि प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट का मेन फोकस ही प्रिवेंशन पे है। हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम पहले 2 अरब रुपए का था। हमने चीफ मिनिस्टर पंजाब को अर्ज किया कि एक बहुत बड़ा इस वक्त हेपेटाइटिस सी और बी का बहुत बड़ा लोड है। जैसे जैसे हम लोगों को स्क्रीन कर रहे हैं, हमारे सामने ज्यादा मरीज आ रहे हैं, तो ये प्रोग्राम अब 6 अरब रुपए पे चला गया। सेकेंडली, हमने अपने तमाम डीएचक्यू हॉस्पिटल्स में और टीएचक्यू में हम अपने हेपेटाइटिस क्लिनिक एस्टेब्लिश कर रहे हैं, और जो कि पीकेएलआई, जिसका चीफ मिनिस्टर पंजाब ने पहले फेज का इफ्तिताह भी किया है, पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट, उनके साथ मिलकर हमने अपने तमाम डीएचक्यू लेवल तक हेपेटाइटिस क्लिनिक एस्टेब्लिश कर दिया और वहां पे टोटल टेस्ट, और ये काम कर दिया गया, ये फंक्शनल है, 8 मतलब फंक्शनल है इस वक्त। और दवाइयां जो मैडम बात कर रही हैं, वो उस टेस्ट का नाम है पीसीआर। वो थोड़ा प्राइवेटली अगर आप करवाएं 8,000 रुपए का, लेकिन गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी में ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसकी कोई चार्जेस नहीं लिए जा रहे। इवन प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपनी अभी लैब बर्डवुड रोड पर BSL-3 लैब एस्टेब्लिश कर दी है। अच्छा, पीकेएलआई बनाया गया है, इसी काम के लिए क्या बनाया गया है? लोग यहाँ पे जा सकते हैं, इसी तरह से फैसिलिटीज हैं? बिल्कुल 100%। मतलब उसके आज पहले फेज का आगाज हुआ है। अभी उसको मतलब ट्रांसप्लांटेशन की जो प्रॉपर फैसिलिटी है वो तो शायद नेक्स्ट अप्रैल तक स्टार्ट हो, लेकिन इट इज अ वंडरफुल इंस्टीट्यूट और शायद मैं समझता हूँ जनूबी पंजाब में इसके लेवल का, इसके पाए का कोई हॉस्पिटल नहीं होगा। सही। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हेपेटाइटिस की जो मेडिसिन घरों में पहुंचाने का काम शुरू किया गया, उसके क्या नताइज मिले हैं और किस तरह से वो मेडिसिन लोगों के घरों में पहुंचाई जा रही है? वो लोग जो कि देख रहे हैं टीवी और उनको इससे फायदा उठाना है, उनको क्या करना है? जी, जब आप किसी हेल्थ फैसिलिटी में जाते हैं, आप टेस्ट करवाते हैं और हेपेटाइटिस पॉजिटिव आता है, तो उसके बाद उसका पहला टेस्ट होता है अलाइजा, उसके बाद कंफर्मेटरी टेस्ट होता है पीसीआर, जो महंगा टेस्ट है, वो भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा है। और उस हवाले से उसकी एक रजिस्ट्रेशन हो जाती है, हमारे पास उस पेशेंट का डाटा आ जाता है। हमारा एक सेंट्रल वेयर हाउस हमने बनाया हुआ है, वहां पर हमारी मेडिसिन होती है। हम उस कोरियर कंपनी को वो लिस्ट देते हैं, वहां से वो मेडिसिन का पैक डायरेक्टली उस पेशेंट के घर में पहुंचता है। और आई कैन टेक यू इन द फील्ड एंड यू, मतलब ख्वाजा साहब के इलाके से हमने इसे लॉन्च किया था, और लोगों के घरों में उन्हें हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं पड़ती उसके सही। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, मुझे अभी एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद जब हम दोबारा हाजिर, हम ये भी जानेंगे कि ये अद्वियात लोगों के घरों तक पहुंचाने का तो सिस्टम बना दिया गया है। लास्ट टाइम मुझे याद है कॉलर आए थे जिनका ये कहना था कि जब वो दवाई लेने गए तो उनसे पैसों का मुतालिबा किया गया। इसके लिए क्या किया जा रहा है, हम बात करेंगे। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। भी तौर पर ये लोग शायद इसको बुरा समझते हैं। दूसरा, आपको पता है उसामा बिन लादेन के हवाले से जो शकील आफरीदी का वाकया हुआ था, उसने भी हमारी पोलियो कैंपेन को बहुत लॉस पहुंचाया। और वो लोग मजहबी तौर पर जो रिलीजियस ओरिएंटेड, इसका कुछ ऑल्टरनेट भी तो सोचा जाता है ना। हम हमेशा कहते हैं कि एक ये पॉइंट है जहां पर आके हम पोलियो पे काबू नहीं पा रहे हैं, लेकिन इसके लिए लोगों में शऊर पैदा करने के लिए कुछ किया जा सकता है, कुछ ऑल्टरनेट सोचा जा सकता है। और अब हम पोलियो ड्रॉप की बजाय जो इस वक्त जो रिस्क है पंजाब में, वो ये हाई रिस्क माइग्रेटरी पॉपुलेशन का है, और उसके लिए
लिए जो अभी हमने रिसेंटली पॉलिसी बनाई है, हम इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन लॉन्च कर रहे हैं। सही। और हम उन्हें इंजेक्शन लगाएंगे जिससे वो 100% रिस्क खत्म हो जाएगा। सही। कुछ मैं डेंगू के हवाले से बात करना चाहूंगी, बहुत अच्छा काम किया गया, लेकिन डेंगू वर्कर्स के तहफ्फुजात जो थे, अगर अच्छा काम किया, अच्छे रिजल्ट आए तो उन वर्कर्स के जो तहफ्फुजात थे वो दूर करना भी आप लोगों की जिम्मेदारी है। क्यों अभी तक वो नहीं किए? उसके लिए मैं आपको बड़ी गुड न्यूज देता हूं कि अभी हमारे चीफ मिनिस्टर पंजाब ने भी अनाउंस कर दिया, और दोनों मिनिस्टर हेल्थ, क्योंकि ख्वाजा सलमान साहब अभी तक डेंगू को लीड करते हैं कैबिनेट कमेटी में, और ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, और इवन वाइस सेक्रेटरी अली जान खान साहब, के जितने भी डेंगू के वर्कर जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 मंथ में गवर्नमेंट उनको रेगुलराइज। अच्छा, ये बहुत देर से बात सुनी जा रही है कि उनको रेगुलर किया जाएगा, लेकिन अब प्रॉपरली उसका डाटा कलेक्ट होना शुरू हो गया पूरे पंजाब से, और इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट 2 मंथ यू विल हियर अ गुड न्यूज। सही। अच्छा, अब लेडी हेल्थ वर्कर्स की तरफ आ जाते हैं, उनका भी यही है कि वो बाहर जाके काम करती हैं, या फिर उनके मसाइल जो हैं वो वहीं के वहीं हैं, सिक्योरिटी एक उनकी बड़ा रिस्क है, उस पर क्या किया गया है, और फिर उनकी फैसिलिटी के लिए क्या किया जा रहा है, इस पर मैं आपसे बात करूंगी। एक कॉलर शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बताइएगा। सुहेल, क्या पूछना चाहेंगे आप? जी मैम, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये नए जो अभी आ रहे हैं लाइसेंस के लिए, ये मेडिकल लाइसेंस में पहले कूपर रोड पे जाते थे, अब बहुत ज्यादा ये तंग कर रहे हैं, तो ये क्या मामलात हैं? अक्सर मेडिकल स्टोर वगैरह जो क्वालिफाइड पर्सन है उसका भी और इनका भी कोई डिटेल से ये इंफॉर्मेशन वगैरह लॉन्च नहीं करते, उन्हें देते नहीं। सही जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। मेरे ख्याल से कुछ आपसे रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन नहीं, I will like to answer the question because मैं एज अ डिप्टी सेक्रेटरी हेल्थ भी अपने डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, तो मुझे सारे इनिशिएटिव का पता है। ऐसे कि जहाँ तक लाइसेंसेस का है, बहुत सारी आपको पता है, हमने एक जाली अद्वियात के हवाले से ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब टास्क फोर्स के चेयरमैन हैं, और बहुत सारी स्पूरियस मेडिसिन के हमने छापे भी मारे और बंद भी किए। उसके बाद जो एक हमें शिकायत आई पब्लिकली कि बहुत सारे मेडिकल स्टोर ऐसे लाइसेंस रजिस्टर्ड हो गए हैं लोकल लेवल पर, जिनका ना तो प्रॉपरली उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन अपनी पूरी की और ना वहां पे टेक्निकली लोग मौजूद होते हैं, और बिजनेस और वहां पर वो जाली दवाइयां या स्पूरियस दवाइयों का इस्तेमाल या इलीगल चीजें बेची जाती हैं। तो उसकी वजह से हमने अब एक नया सिस्टम लॉन्च किया है, जिसको हमने ऑनलाइन सेंटरली हम रजिस्ट्रेशन सिस्टम लेके आए हैं, और इसके लिए जो हमारे चीफ ड्रग कंट्रोलर ऑफिस है, वहां से डिजिटल लाइसेंस का इफ्तिताह हो चुका है, और अब हम डिजिटल ऐसे लाइसेंस लोगों को यानी अब कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कोई गलत लाइसेंस बनने की। तो अभी जो पिछला डाटा है उसको भी हम प्रॉपरली वेरीफाई कर रहे हैं, और उसमें से बहुत इश्यूज जो हैं, जो 2 नंबर, उनको हम दोबारा रिन्यू नहीं कर रहे हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक और कॉलर है, उन्हें शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बताइएगा क्या पूछना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, जमात गिरेवाल बात कर रहा हूँ। मैंने ये चेक करना है कि जो अभी बताया इन्होंने पोलियो के हवाले से टीमें काम कर रही हैं, इनका मकसद क्या होता है? ये बच्चों को जो स्कूल में पोलियो पढ़ाए जाते हैं, निशान लगे हुए होते हैं, और जो गली मोहल्लों में बच्चे जो टीमें आती हैं, वो दोबारा उसी दिन उन्हीं 2-4 घंटों में दोबारा वो फिर को पोलियो कतरे पिला दिए जाते हैं। तो इस तरह से तो ओवरडोज नहीं हो जाती? और ये कहते हैं, ये जो इनकी टीम्स होती हैं, ये कहती हैं कि हमें अपना काम करने दें, आप इस बात को छोड़ेंगे, 1 दफा पिला दिए या 2 दफा पिला दिए। ये तो प्रॉपर तरीके से या प्रॉपर प्लानिंग से कोई भी काम नहीं हो रहा होता। और फिर वो मिसबिहेव करते हैं, वो झगड़े करते हैं, बातें ऐसे करते हैं, जब उनसे बात की जाती है तो कहते हैं जी। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे आप इन पे? उनका इशू मेरे ख्याल से ये है कि एक दफा स्कूल में बच्चे ने पी लिया और एक दफा घर में भी। ऐसा है कि अगर तो क्योंकि वही बच्चे स्कूल में भी होते हैं, और हमने हर घर को भी कवर कर, हमारी माइक्रो प्लान जो बने होते हैं उसमें स्कूलों के अलावा तमाम घरों को भी कवर करना होता है। तो हमारी जो कोशिश है, लाहौर में 17,30,000 बच्चों का हमारा टारगेट होता है, जो हमने 3 दिन में कवर करना होता है। और ये बेसिकली इन पेरेंट्स के ही मतलब हमारे बच्चे जो हमारे मुल्क का सरमाया, उनको उस माजूरी से बचाने के लिए गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है। और मैं समझता हूं कि अगर किसी बच्चे का निशान लगा हुआ है, तो हमने अपनी टीमों को वाज़ेह डायरेक्शन दी होती है कि दोबारा ना पिलाएं। लेकिन अगर ये 2 ड्रॉप दोबारा भी पी लिए जाएं, तो मैं गारंटी देता हूं कि इसमें ये कोई दवाई नहीं है, इट्स अ वैक्सीन फॉर प्रिवेंशन, इसमें कोई रिस्क नहीं है। सही, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर दोबारा भी आपका बच्चा ले रहा है। लेकिन अच्छी बात है आपने ये चीज पूछी है। लेकिन ये है कि चूंकि अगर मुमकिन है कि उसने स्कूल में पी ली और जब वो घर में आए
टीम उस वक्त आ जाए, और अगर वो निशान लगाओ तो टीम इंसिस्ट नहीं करती है। मतलब आई डोंट एग्री कि वो जबरदस्ती करेंगे दोबारा पिलाने के लिए, वो निशान देख के वापस चले जाते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि इस बच्चे ने पी ली है। सही। अच्छा, हम लेडी हेल्थ वर्कर्स के इश्यूज की बात कर रहे थे, ये इश्यूज जो हैं ये कब हल होंगे? क्योंकि बार बार हम देखते हैं कभी अपने मुतालिबात के लिए लेडी हेल्थ वर्कर्स बाहर भी आ जाती हैं, तो इतना काम करने वालों को इतना भी रिलीफ नहीं दिया जा रहा। इतना बड़ा डिपार्टमेंट इतने से लोगों को क्यों नहीं संभाल पा रहा? मेरा ये ख्याल है कि सबसे पहले तो आपको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और हेल्थ डिपार्टमेंट को क्रेडिट देने की जरूरत है कि पहली दफा है कि लेडी हेल्थ वर्कर को हमने ना सिर्फ रेगुलर किया, उनको गवर्नमेंट ऑफिसर्स डिक्लेयर किए, और वो तमाम की जो अब सैलरीज हैं वो एजी ऑफिस से ड्रॉ हो रही हैं। उसके बाद उनका सेकंड मुतालबा था कि हमें 1 स्केल प्रमोशन दी जाए। वो उसके लिए भी टीम ख्वाजा साहब ने अभी 4 घंटे उनसे मुज़ाकरात किए, और वो जो उनकी प्रमोशंस के इश्यूज हैं और जो उनकी जो सुपरवाइजर का अलाउंस था वो भी अप्रूव हो गया। और अब चूंकि सारे उनके मुतालबात हमने अभी लास्ट वीक में ही जो मुल्तान से एक धरने की कॉल थी उनके साथ बैठ के हल किए, अब आपको कम से कम कोई ऐसी हड़ताल की नहीं नजर आ रही होगी। यानी आप ये समझते हैं कि उनके तमाम तर मसाइल जो हैं वो हल हो चुके हैं। एक कॉलर है, उन्हें शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बताइएगा क्या पूछना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा क्या पूछना चाहेंगे? कॉल ड्रॉप हो गई है। अच्छा, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि THQ और DHQ आप इन हॉस्पिटल्स में क्या समझते हैं? जो फैसिलिटीज होनी चाहिए क्या वहां पे प्रोवाइड की गई हैं? हमने जब ये डिपार्टमेंट बना तो पहला चैलेंज DHQ और THQ रिवैम्प करना था। उसके लिए हमने सबसे पहले तो उसका जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऑटोकैड नक्शे तैयार करवाए, और अब अगर आप जाके देखें दिसंबर में हमारा पहला फेज मुकम्मल हो रहा है। 25 जो हमारे DHQ और 15 THQ, उनको हमने ना सिर्फ उनकी बिल्डिंग्स को रिवैम्प कर दिया, अपडेट कर दिया, बल्कि वहां पे नया ह्यूमन रिसोर्स दे दिया। वहां की तमाम इमरजेंसीज में हमने मार्केट सैलरी के मुताबिक 2.5 लाख एज पर डिस्टेंस फ्रॉम लाहौर, जो फार फ्लंग एरिया है वहां पे पेज ज्यादा है, जो लाहौर के करीब है वहां पे रिलेटिवली कम है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आपको नजर आएगा कि वाकई जो हमारे DHQ और THQ, और अगले मरहले में हम 85 THQ को रिवैम्प करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मसाइल ये भी देखने में आते हैं, बेड्स अवेलेबल नहीं है, एक बेड पर 2-2, 3-3 मरीज देखने में आ रहे हैं। इसके लिए क्या किया जा रहा है? इसके साथ साथ हॉस्पिटल में दीगर फैसिलिटीज की मैं बात करूंगी, लेकिन मैं पहले आपसे ये जानना चाहूंगी इसके लिए क्या किया गया? जी बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जैसे वो आपको याद होगा कसूर का एक वाकया जिसमें खातून ने फर्श पर जिना हॉस्पिटल में डेथ हुई, और उसके बाद चीफ मिनिस्टर पंजाब ने इसके ऊपर बड़ी सीरियसली मीटिंग्स की हैं। उसमें हम बेड कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही जल्द वो हमारा जो है डिपार्टमेंट नहीं, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर जो है उनको चीफ मिनिस्टर ने हदायत की है। अच्छा, ये बहुत जल्द वाली बात जो है ना, माजरत के साथ, ये मुझे कभी लगता है हीले बहाने हैं जो बहुत देर से हम सुनते आ रहे हैं। अब इसलिए भी जरूरी है कि आपको पता है आपको इलेक्शन आने वाले हैं, अब तो परफॉर्म करना ही पड़ेगा। चले, ये आपने सही बात की है। एक कॉलर है, उन्हें शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बताइएगा क्या पूछना चाहेंगे? मैंने डॉक्टर से पूछना है कि जितने भी हमारी इन्वेस्टिगेशन टेस्ट होते हैं या RFT वगैरह, LFT वगैरह ऐसे टेस्ट हैं, और हमारे इंस्टीट्यूट, हमारे जो हॉस्पिटल हैं गवर्नमेंट के, वहाँ पे नहीं, कुछ टेस्ट नहीं होते, और ये ऐसा क्यों है? और शौकत खानम जैसा हॉस्पिटल हर टेस्ट कर रहा होता है, और हमारे डॉक्टर प्रोफेसर ऐसे हैं तो कुछ टेस्ट हमारे पास होते हैं मगर वो कहते हैं कि बाहर से करवाएं, से करवाएं, शौकत खानम की लैब से करवाएं। ऐसा क्यों है? सही, बहुत बहुत शुक्रिया, भी नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल के लिए। आपके सवाल का हम जवाब लेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, आप भी कॉल कर सकते हैं, अपना मसला बता सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, उनसे हम आपके सवाल का जवाब भी लेंगे। लेकिन नाज़रीन, मुझे अभी एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब दूर होंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। CEO हेल्थ डॉक्टर यदुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात कर रहे थे THQ और DHQ की हालत के हवाले से। आपने कहा बेड्स वहां पर जो हैं, जो कि आपने मान भी ली बात कि ऐसा है कि एक बेड पे 2-2, 3-3 मरीज। वो टीचिंग हॉस्पिटल का इशू है। हमारे जो प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट के वहाँ पर ये मसाइल नहीं है, वहाँ पे ये इशू नहीं है। अच्छा, अगर दीगर सहूलियात की बात की जाए कि वहाँ पर लाइट का ऑल्टरनेट, अगर लाइट नहीं अवेलेबल है तो ऑल्टरनेट क्या प्रोवाइड किया गया है? ठीक है, लेकिन ऐसा है बहुत सारे हॉस्पिटल्स में कि चलें, आपके कहने में मान लेती हूँ, वॉशरूम्स की हालत बहुत बुरी होती है, बेहतर, और इसके अलावा पानी की अवेलेबिलिटी के हवाले से, साफ पानी के लिए